तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर अध्ययन करने का। तो फटाफट से लोगों को बता दीजिए कि भूगोल की क्लास आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और ख़ुद भी जुड़िए प्यारे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जो कि आपके हर वनडे एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो अगर सफलता पाना है तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आना है। लाजवाब प्रश्नों की सीरीज आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है दोस्तों। सुबह 11 बजे भूगोल और दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर अध्ययन चलता है और रात के 8:05 पर हमारा हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। सुबह 11 बज चुके हैं और भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप बेशक प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं ना तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं कौन से प्रश्नों को रखा गया है आज। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय लकड़ियों में से कौन सी लकड़ी है जो वजन में सबसे हल्की होती है। आपको क्या बताना है कि उष्णकटिबंधीय लकड़ियों में से कौन सी लकड़ी है जो वजन में सबसे हल्की होती है। आपका विकल्प क्या कह रहा है, आबनूस, सागौन, महोगनी, बालसा। इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी लकड़ी है जो उष्णकटिबंधीय लकड़ी भी है और साथ ही साथ वजन में हल्की भी है दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आबनूस, सागौन, महोगनी और बालसा। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बालसा जो है दुनिया की सबसे हल्की वाणिज्यिक लकड़ियों में से एक मानी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बालसा। और बालसा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्ले फारवाटन झील किस देश में स्थित है। पहले दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे, जो शायद ही आपने कभी यूट्यूब पे डिस्कशन किया होगा, शायद ही कभी यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो चैनल पे आइए, विजिट करिए, देखिए उन सारे प्रश्नों को जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। तो क्ले फारवाटन झील किस देश में स्थित है। आपके विकल्प क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। बात समझ में दोस्तों। प्रश्न है कि क्ले फारवाटन झील किस देश में स्थित है। तो यह झील प्यारे दोस्तों रेक्सजैनस प्रायद्वीप पर स्थित है। और ये जो रेक्सजैनस प्रायद्वीप है ये कहाँ स्थित है, तो ये आइसलैंड में स्थित है। तो आइसलैंड में स्थित है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो क्ले फारवाटन झील है ये आइसलैंड में स्थित है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपने क्या देखा कि क्ले फारवाटन झील किस देश में स्थित है, तो ये आइसलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, तो ये आइसलैंड में स्थित है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की सबसे लंबी नदी है। बैरो नदी, नोरे नदी, लीफे नदी या फिर सैनन नदी। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों, यहाँ से पूछा जा रहा है। विकल्प क्या कह रहा है, बैरो नदी, नोरे नदी, लीफे नदी या फिर सैनन नदी। तो याद रखिएगा ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड की सबसे लंबी नदी सैनन नदी है। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों, आयरलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सैनन नदी है। तो ये डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में प्यारे दोस्तों। और यह लगभग 360 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा ये कितनी मीटर लंबी है, ये 360 किलोमीटर लंबी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि जॉर्डन देश किस महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा पूछ रहा है कि जो जॉर्डन देश है वो किस महाद्वीप में स्थित है। आपको विकल्प क्या कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो जॉर्डन देश किस महाद्वीप में स्थित है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, शुरुआत से अंत तक देखें, क्योंकि एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो जॉर्डन देश किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा जो जॉर्डन देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है।
ये कहाँ स्थित है? तो जॉर्डन देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जॉर्डन जो है मध्य पूर्व का एक देश है दोस्तों। कहाँ का है? मध्य पूर्व का। ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है प्यारे दोस्तों, मध्य पूर्व। ठीक है, मध्य पूर्व। अगला प्रश्न है, मलेशिया में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? क्या कह रहा है? मलेशिया में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? 45%, 56%, 40% या फिर 24%। तो मलेशिया में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना होता है? 45% पर कृषि होती है, 56% भाग पर कृषि होती है, 40% भाग पर कृषि होती है, 24 भाग पर प्रतिशत। तो याद रखिएगा, मलेशिया में कृषि भूमि का जितने प्रतिशत भाग पर मतलब जितने भाग में मलेशिया में कृषि होती है वो है 24% दोस्तों। कितना है? 24%। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? आपका विकल्प कह रहा है 5, 8, 7, 6। सूर्य के चारों परिक्रमा जितने ग्रह करते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, यूरेनस ग्रह है और नेपच्यून ग्रह है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, कुल ग्रहों की संख्या 8 है प्यारे दोस्तों। कितनी है? 8। यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेलेगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेपण है जो किसके कारण से होता है? ध्यान से सुनिएगा, स्टेलेगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेपण है जो किससे बनता है या किसके कारण होता है? विकल्प कह रहा है ग्लेशियर के कारण होता है, पवन के कारण होता है, सतही जल के कारण होता है या फिर भूमिगत जल के कारण होता है। तो स्टेलेगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेपण है, ये किस कारण से होता है? तो ये जो स्टेगमाइट है ये एक विशेष निक्षेपण है और ये होता है प्यारे दोस्तों भूमिगत जल के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? तो ये भूमिगत जल के कारण बनता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। गुफाओं की छत से टपकने वाले खनिज युक्त भूमिगत जल के जमाव से स्टेगलाइट बनते हैं दोस्तों। इसके कारण भूमिगत जल के जमाव से बनते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि स्टेगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेपण है जो किसके कारण बनता है? तो ये भूमिगत जल के जमाव के कारण बनता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? स्मॉग का संयोजन क्या है? यानी स्मॉग का समूहन क्या है? किसके संगठन से बनता है? वायु और जलवाष्प के कारण बनता है, जल और धुएं के कारण बनता है, आग और जल के कारण बनता है या धुआं और कोहरे के कारण बनता है? स्मॉग का संयोजन क्या है? वायु और जल वाष्प, जल और धुआं, आग और जल या फिर धुआं और कोहरा। प्यारे दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, भरोसा रखिए, आप उस मुकाम तक, उस बुलंदी तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक आपने सपना देख रखा है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो स्मॉग का संयोजन क्या है? वायु, जल वाष्प, जल और धुआं, आग और जल, धुआं कोहरा। तो याद रखिए, इसका सही उत्तर है धुआं और कोहरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? धुआं और कोहरा जो है ये स्मॉग का संयोजन होता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या होगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्मॉग एंड फॉग। याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉग एंड फॉग के कारण के संयोजन से स्मॉग बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? आपका विकल्प कह रहा है समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्यमंडल। ओजोन परत की बात की जा रही है दोस्तों, जहां से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित कर लेती है।
तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? विकल्प क्या था आपका? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या मध्यमंडल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? समताप मंडल। उत्तर क्या होगा? समताप मंडल, यानी कि ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न यहाँ से क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च ज्वार के समय किस देश का आधा क्षेत्र समुद्र तल से नीचे होता है? बात समझ में आ रही है? उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड के समय जिस देश का लगभग आधा क्षेत्र समुद्र जल के नीचे रहता है वो कौन सा है? डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है या फिर नीदरलैंड है दोस्तों। लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं, ये जो हाई टाइड बनता है यानी उच्च ज्वार के समय जिस देश का लगभग आधा क्षेत्र समुद्र तल से नीचे रहता है वो है नीदरलैंड दोस्तों। कौन सा देश है वो? तो वो देश है नीदरलैंड। तो याद रखिए वो देश के नाम क्या है? वो देश जो समुद्र तल से नीचे रहता है वो है नीदरलैंड। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि इसे लो कंट्रीज भी कहा जाता है और यहाँ जो बांध है वो पल्डा सिस्टम विकसित होती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ओजोन परत पृथ्वी की किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? देखिए प्रश्न दोबारा रिपीटेड हो गया है। पर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग प्रश्न को रिपीट है तो रिपीट से उत्तर दे लेते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी की किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उच्च ज्वार के समय किस देश का आधा क्षेत्र समुद्र तल से नीचे रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। तो यानी आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा कि उच्च ज्वार के समय किस देश का आधा क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से नीचे है? तो वो है नीदरलैंड। तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि लिंकन सागर किस महासागर में स्थित है? प्रश्न क्या है? लिंकन सागर जो है वो किस महासागर में स्थित है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या दक्षिणी महासागर में। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? तो उत्तर दीजिए कि लिंकन सागर किस महासागर में स्थित है। विकल्प क्या है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस तरह के प्रश्नों को मिस कर देंगे तो आपका शायद सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, अदर हर वनडे एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करें। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज है। कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप ये देख पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित कर पाएँ कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो लिंकन सागर किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो लिंकन सागर है, लिंकन सागर ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या दे रहा है? आर्कटिक महासागर। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशियाई द्वीप समूह के निवासी हैं? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशियाई द्वीप समूह के निवासी हैं? विकल्प कह रहा है कि बेडुइन्स, बुशमैन, डोबुअन्स, तुआरेग्स। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशियाई द्वीप समूह के जो निवासी हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा डोबू द्वीप के निवासी मेलानेशियन समूह से संबंधित होते हैं। कौन से? डेबू द्वीप। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? डेबुअन्स। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेबुअन्स। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा है दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से मानव बस्तियों का कौन सा समूह जो है, कौन सा युग्म जो है वो सही है? रैखिक की बात करें तो घरों का निर्माण सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर या घाटी के किनारे किया जाता है। वृत्ताकार की बात करें तो मैदानी क्षेत्र या विस्तृत अंतर पर्वतीय घाटी में पाया जाता है। आयताकार की बात करें तो ये झीलों, टैंकों या किसी नियोजित गांव के आसपास पाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही कोड का उत्तर चयन कीजिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से मानव बस्तियों के
का कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। रैखिक की बात करें तो ये सही है प्यारे दोस्तों, ठीक है। वृत्ताकार की बात करें तो यह आमतौर पर तालाब, झील, कुएं, जल स्रोत के चारों ओर विकसित होती है, ना कि मैदानी क्षेत्र के, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे आयताकार की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह सड़क या गलियां एक दूसरे का समकोण पर काटती हैं, यानी कि ग्रिड प्लान प्रणाली वाली बस्तियां होती हैं, झीलों टैंकों के आसपास नहीं। तो केवल पहला सही है, तो केवल पहला आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ए उत्तर सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा पहले दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब किसी क्षेत्र में अंतर बस्तियों की दूरियां लगभग बराबर होती हैं तो कौन सी बस्तियां उत्पन्न होती हैं। समझ में आ रहा है प्रश्न प्यारे दोस्तों। जब किसी भी क्षेत्र में अंतर बस्तियों की दूरियां लगभग बराबर हों तो कौन सा पैटर्न उत्पन्न होता है। विकल्प क्या कह रहा है, एक समान पैटर्न, क्लस्टर पैटर्न, यादृच्छिक पैटर्न या फिर खंडित पैटर्न। दोस्तों जब किसी क्षेत्र में अंतर बस्तियों की दूरियां लगभग बराबर होती हैं तो कौन सी बस्तियां उत्पन्न होती हैं। विकल्प क्या कह रहा है, एक समान पैटर्न, क्लस्टर पैटर्न, यादृच्छिक पैटर्न, खंडित पैटर्न। तो जब किसी क्षेत्र में अंतर बस्तियों की दूरियां लगभग बराबर होती हैं तो कौन सा रूप ले लेती हैं, तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट पैटर्न कहलाती है, यानी कि एक समान पैटर्न कहलाती है। दोस्तों ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे दोस्तों जब किसी क्षेत्र के अंदर बस्तियों की दूरियां लगभग बराबर हों तो कौन सी बस्तियां उत्पन्न होती हैं, तो एक समान पैटर्न की बस्तियां उत्पन्न होती हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि वाणिज्यिक खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, यह मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में संकेंद्रित होती हैं। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जल में पकड़ी गई मछलियां उनमें तेल की अधिक मात्रा के कारण कम वांछनीय मानी जाती हैं। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा सही है, कौन से विकल्प में, आइए देख। तो केवल दूसरा प्यारे दोस्तों बी विकल्प में दे रहा है, तो यहाँ से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में घास लंबी और रेशेदार होती हैं और उन्हें कम खाने योग्य माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि इन्हें सवाना कहा जाता है और ये शुष्क निम्न अक्षांशों के प्रमुख वनस्पति आवरण होते हैं। तो इसमें से प्यारे दोस्तों आपके दोनों ही कथन सही हैं। कौन से विकल्प में दे रहा है ये देख। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने प्रश्न पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय घास के बारे में कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही हैं। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा, सी विकल्प में। सी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ से सही माना जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले सिलिका के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बलुआ पत्थर में मौजूद, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, सिलिका के पुनः क्रिस्टलीकरण से कौन सा शैल बनता है। तो निम्न में कौन सा बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले सिलिका के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है। दोस्तों आपका विकल्प है क्वार्टजाइट, जेनेसिस, मार्बल, उपर्युक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के स्थानांतरण से बनता है। क्वार्टजाइट किससे बनता है, तो बलुआ पत्थर के स्थानांतरण से बनता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प है दोस्तों। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले सिलिका के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वार्टजाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के निकट उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होगा। विकल्प क्या कह रहा है, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, चीन, जापान। प्यारे दोस्तों जब तक सफलता न मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं न भाग तू, यूं ही करने वाले की यह हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो निम्नलिखित में से किस देश के निकट उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होगा। इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय तूफान जो होते हैं वो गर्म समुद्री जल के क्षेत्रों में बनते हैं, विशेषकर कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर।
यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख जन्म स्थान भी है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है वेस्ट इंडीज। कौन सा प्यारे दोस्तों? वो है वेस्ट इंडीज देश। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, औसत त्रिज्या के संदर्भ में सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान क्या है? औसत त्रिज्या की अगर हम बात कर लें तो उस आधार पर पृथ्वी का स्थान क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो औसत त्रिज्या की हम बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या आता है? तो पहले आता है दोस्तों बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। पहले क्या आता है? तो पहले आएगा बुध। ठीक है, बुध के बाद आएगा पहले दोस्तों शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो औसत त्रिज्या के संदर्भ में सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है प्यारे दोस्तों? तीसरा स्थान है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर कब होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो सूर्य दोपहर में कर्क रेखा पर सीधे सिर के ऊपर होता है, ये 21 जून को होता है दोस्तों। कब होता है? तो 21 जून को होता है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि शानदार प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पवन को बर्फ बच्छक के नाम से जाना जाता है? विकल्प है हरमट्टन, चिनुक, सिरोको या फिर मिस्ट्रल। निम्नलिखित में जिस पवन को बर्फ बच्छक के नाम से जाना जाता है उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उसको जाना जाता है दोस्तों चिनुक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तो चिनुक के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बना पहला अणु कौन सा है? विकल्प है हीलियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम मोनोफ्लोराइड, सिलिकॉन नाइट्राइड या फिर आइसोसाइनोजेन। तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बना हुआ पहला अणु कौन सा है? तो वो है हीलियम हाइड्राइड। और तुम ना बोलो तो कुछ काम चलेगा। हमने कहा ना, जब तुम काम कर रहे हो तब हम कर रहे हैं ना। हम अपनी बिटिया को अपने 5 मिनट नहीं जाग रही थी, उनके आने से जाग गई थी हमारी बिटिया। उसको हमने ठोक के अपने पास लिटाया है, वो जागी कि नहीं वो इतने पता है उस बिटिया को हमें। तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बना पहला अणु कौन सा होता है? तो हीलियम हाइड्राइड होता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मेसियर 31 के नाम से भी जानी जाती है? विकल्प है मिल्की वे आकाशगंगा, पिनव्हील आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, सोमब्रेबो आकाशगंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तो सी विकल्प सही होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।